आज वो आपके सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस हुआ है एंड वेरी ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि इसका जरूरत नहीं था इस चैप्टर का, बट देन आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है और 9 क्वेश्चन डाले हैं और आप ये एकदम मान करके चलिए कि अगले कुछ सेमेस्टर तक ये 9 में से एक क्वेश्चन हर बार आएगा। कोई नया क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कि वो लोग इसमें से बना करके दे पाएगा, ठीक है। और आंसर का पैटर्न भी एक ही जैसा होगा। आपको एक क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखा देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो कॉपी में लिखाना है तो हम लिखा देंगे, नहीं तो हम आपको इंस्टीट्यूट का जो आंसर वाला वो जो बुक है उसका पीडीएफ भेज देंगे। बुक आपके पास भी होगा आईसीआई का, ठीक है। तो वो जैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कर लेंगे, और लिखना है तो फिर लिख लेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर्स। ओके सर, क्या चीज के ऊपर टॉपिक है पहले ये बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का एक एक्ट है और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस तरह से काम करना चाहिए। बहुत पहले ये टॉपिक ऑडिट में होता था, अभी भी ऑडिट में होना चाहिए, है ना ऑडिट में। तो अभी जब आप पढ़ोगे ना इस पूरे टॉपिक को, हम लोग अभी क्लास में बैठ के, क्योंकि ठीक है अब अगर अकाउंट्स की बुक्स में आया है तो हमारा पढ़ाने का जिम्मेदारी बन जाता है, तो इसमें ना अकाउंट्स या मेरे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। बस तुमको पढ़ना है और हम इम्पॉर्टेंट पैरा को हाईलाइट कर देंगे कि आपको एग्जाम में इस पैरा से आंसर करना है। कैसे आंसर करना है उसका पैटर्न हम आपको लिखा देंगे एक क्वेश्चन करके। तो इसमें न सिर्फ आपको पढ़ना है कि ये सीए नहीं करना चाहिए, सीए को ये करना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस को ये करना चाहिए, सीए इन सर्विस को ये करना चाहिए, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कवर करेंगे, आंसर इज मैंने लिख करके दिया है। बुक में बहुत सारे पैराग्राफ थे, मैंने उसको छोटा करके कंसाइज करके लिख करके दिया है। हम इसको रीड करेंगे और अपने लोग डिस्कस करते जाएंगे कि हाँ कंप्लीट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे डिस्कशन मांगता है तो उसको मैं डिस्कशन कर दूंगा। 2, इसके बाद जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो एक क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, पढ़ के हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है और किस किस तरह से आपको पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा और कैसे आपको लिखना पड़ेगा। ये उसके बाद वाला काम है, ठीक है। तो पहला हाफ एन आवर और 1 आवर हमको जो भी लगता है, हम लोग ये 5 पेज का एक नोट कंप्लीट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 214 टू पेज नंबर 219, ठीक है। आइए मैं रीड करता हूं, आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रोफेशनल एंड एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, इसमें कोई दाग नहीं है, और आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। व्हाट आर एथिक्स? एथिक्स आर ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, अ थियोरी or system of moral values, the principles of conduct governing an individual, or the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethical principle in financial reporting. ICAI's Code of Ethics 2019 identifies the fundamental principles relevant to accountants. This code of ethics is applicable from 1st of July 2020. The code sets out the fundamental principles of ethics for chartered accountants, reflecting the recognition and responsibility of the profession chartered accountant in public interest. The code provides a conceptual framework that chartered accountants are to apply in order to identify, evaluate, and address threats to compliance with the fundamental principles. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेंगे, और वो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या लिखा है ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा।
वो वहां से मेन चैप्टर चालू होएगा। ये बिगिनिंग के लिए इंट्रोडक्शन टाइप का है। आगे 3 नंबर, समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? गुड। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ए पर्सन qualifying as a chartered accountant becomes the member on registration with the Institute of Chartered Accountants of India. Every member has to carry on their professional and other conduct as per Chartered Accountants Act 1949. A member is liable to disciplinary action under section 21 of CA Act if he is found guilty of any of the professional or other misconduct. अब ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट क्या होता है, अदर मिसकॉन्डक्ट क्या होता है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा आगे। लेकिन अगर आप कोई भी गलती करते हो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यू आर लायबल। सीए इंस्टीट्यूट खुद ही आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। जो इंडियन क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ जो एक्शन लेगा वो तो अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूट खुद भी आप अपनी तरफ से एक्शन लेता है आगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल और अदर मिसकॉन्डक्ट, आ गया ये वाला पैराग्राफ कि किसको हम प्रोफेशनल और अदर मिसकॉन्डक्ट बोलेंगे, शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन provided in any of the schedules of the act. Professional misconduct. Professional misconduct has been identified in part 1, 2 and 3 of the first schedule and part 1 and 2 of the second schedule. B. Other misconduct. Other misconduct has been identified in part 4 of the first schedule and part 3 of the second schedule. तो वो सब जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, इम्पोर्टेंट जो पैरा है वो मैंने चुन करके यहाँ पे लिख दिया है। आपके क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर से आपको करना पड़ेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। और आप भी देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड नो कि व्हेन यू बिकम अ सीए आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए आगे। सेकेंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पार्ट 1, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस, 10 क्लॉजेस। ठीक है, अगर कुछ क्लॉज आपको सिमिलर लगे तो ठीक है, वो सिमिलर है, बट जो भी डिफरेंस है उसकी वर्डिंग्स में है। उसके वर्डिंग पे फोकस करोगे और उसी रिस्पेक्टिव क्लॉज का नंबर लिखोगे अगर नंबर लिखने का टाइम आएगा तो एग्जाम में। हड़बड़ा करके कुछ भी नहीं लिखोगे। क्लॉज 1 देखिए कहां पे प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट होता है, अगर आप क्या क्या गलतियां करते हो तो उसको प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट बोला जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बोला है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। और ये ICAI का एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है ये। ओके, क्लॉज 1 कहता है डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन acquired in the course of his professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or otherwise than as required by any law for the time being in force। समझ गए? कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपने ऑडिट के वक्त या अपने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट के वक्त आपने इंफॉर्मेशन अक्वायर किया, उसको अपने क्लाइंट को छोड़ करके या लॉ के हिसाब से जहां डिस्क्लोज करना चाहिए उसको छोड़ करके कहीं भी और आप अगर डिस्क्लोज करते हो वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। मेरे को ये बोलने की जरूरत भी नहीं थी, बट देन क्या बोलूं, रीडिंग करके आज तक जिंदगी में कोई चैप्टर कंप्लीट किए ही नहीं, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस किए, इस तरह का चीज डिस्कस करना पड़ा ही नहीं। तो कुछ मैं अगर बोलूं तो वो मेरा समझ लो कि अंदर का गिल्ट है जिसको हम क्लीन कर रहे हैं कि कुछ तो बच्चों को बोलें। ओके, अदरवाइज इट्स सिंपल, इट्स रियली सिंपल। आप खाली क्वेश्चन को लिखने का जब पैटर्न आएगा ना उस पर फोकस कीजिएगा कि ये लोग कितना डिटेल में लिखवाना चाहता है। यस, वो आपका लर्निंग है, वो आपको मेहनत करना होगा, वो आपको रिवाइज कर करके करना पड़ेगा। नहीं समझे? आगे क्लॉज 2 सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म ए रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स
unless the examination of such statements and the related records has been made by him or by a partner or an employee in his firm or by another chartered accountant in practice. जिसको तुमने सर्टिफाई माने ऑडिट किया ही नहीं, उस स्टेटमेंट को लेकर के सर्टिफिकेट इशू नहीं करना. अगर आपने किया तो वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट कहलाएगा. सिंपल है. नहीं तो वो अगर आपका एंगेजमेंट है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका अगर उसके साथ वो एंगेजमेंट है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. वहां नीचे लिखा है देखिए, क्लॉज 3 परमिट्स हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विथ, ये बहुत सुंदर है, an estimate of earnings contingent upon future transactions in a manner which may lead to believe that he vouches for the accuracy of the forecast. ये हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. क्योंकि हम लोग तो रिलाई करते हैं भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अगर कुछ भी फोरकास्ट करता है या कुछ भी ऐसी चीजों को वाउच करता है तो हम लोग उनके ऊपर बहुत सुंदर रिलाई करते हैं. लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर आप उसकी एक्यूरेसी को वाउच कर रहे हो उस फोरकास्ट की, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. जो भी हो वो फोरकास्ट है. ऐसा चीज को आप कभी भी सर्टिफाई नहीं करोगे. क्लॉज 4 एक्सप्रेस हिज ओपिनियन on financial statements of any business or enterprise in which he, his firm or a partner in his firm has a substantial interest. नहीं तो नहीं करना है, नहीं करना है. आगे क्लॉज 5 फेल्स टू ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा. रादर मैंने तो ये देखा कि सारे क्वेश्चन में आप इस चीज को, क्वेश्चन का पैटर्न जरूर देख लीजिएगा. ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर क्लॉज है ना, इनको आप आराम से लिख सकते हो. ठीक है. आइए 5 नंबर देखते हैं. 5 है कि फेल्स टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम. बहुत सिंपल सा बात है देखो, और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है. Fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in a financial statement but disclosure of which is necessary in making such financial statement where he is concerned with that financial statement in a professional capacity. अगर वो डिस्क्लोजर नेसेसरी था और आपको पता था कि वो डिस्क्लोजर होना चाहिए था, और आप अगर उस मटीरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं करते हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है. और ज्यादातर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऐसे ही होते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट कहां है? अरे फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, पब्लिक में थोड़ी जाकर के डिस्क्लोज करना है. या आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है. आप थोड़ी जाकर के पेपर में जाकर के डिस्क्लोज करेंगे. नहीं समझे? आप थोड़ी टीवी में जाकर के, मीडिया में जाकर के बोलेंगे. क्लॉज 6 सारे 5, 6, 7, 8, 9 और 5, 6, 7, 8 ज्यादा, 9 फिर भी छोड़ दो. 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ दो, 9 और 10 छोड़ दो, और 1 माने पढ़ना तो है ही, पढ़ तो रहे ही हैं हम लोग. ठीक है. आइए 6 नंबर देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा. हाँ, ये तो हर बार होता है, यही तो ऑडिटर से हम लोगों को चाहिए. बीइंग एन इन्वेस्टर आपको ऑडिटर से जो चाहिए आप देख लो ना. 6 नंबर fails to report a material misstatement known to him to appear in the financial statement with which he is concerned in a professional capacity. कोई भी गलती, कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर, कोई भी मिस स्टेटमेंट, कोई भी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि एम्बेजलमेंट, कोई भी तरीके का जिसमें
इन्वेस्टर लोगों का इंटरेस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली इन्वेस्टर लोगों के बारे में रहता है, बाकी लेंडर, बोरोवर, बहुत सारे लोग और भी इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं क्योंकि हमेशा से इन्वेस्टर रहा हूं तो मेरे को अपना चीज हमेशा सामने में रखने का मन करता है। तो मेरे मुंह से अगर इन्वेस्टर 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 निकलेगा तो घबराना मत। ऑल द पीपल हु यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बोलता अगर आप कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, आपको पता है, और आप उसको अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं, जहां भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में करना चाहिए, आप ऑडिट रिपोर्ट में करो। आप कोई और रिपोर्ट किसी और को देते हो, उसमें करना चाहिए, आप उसमें करो। अगर नहीं करते हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट 7 नंबर, वेरी नॉर्मल, देखिए, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। ऑडिट किए, ड्यू डिलिजेंस तो लगाओगे, नॉर्मल कॉमन बुद्धि। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है नॉर्मल बुद्धि, तो आप लगाओगे ड्यू डिलिजेंस। जो डिलिजेंस आपसे ड्यू है, जो आपको करना चाहिए, वो बिना किए अगर आप कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन को, जिसको बोलते हैं डिसिफर करके कोई रिपोर्ट करते हो, वो गलत है। गए 1.5 मिनट में ऑडिट भी कर दिए, साइन भी कर दिए, अरे कुछ तो करना है वहां पे। आगे तो दैट इज कॉल्ड कि आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में नेग्लिजेंट थे, आपने ड्यू डिलिजेंस अप्लाई नहीं किया। जो आपको अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उस वक्त करना चाहिए था, वो अगर आप नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर एरिंग, यू आर इनकरिंग एन एरर। आगे 8, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion or its exceptions are sufficiently material to negate the expression of an opinion। तो कोई भी चीज के बारे में अगर आप ओपिनियन दे रहे हो, उसके लिए जितना इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना चाहिए। अब देखिए, आपको बार बार लगेगा अरे सर 7 और 8 एक ही जैसा तो बात बोल रहा है। 7 आपके ओवरऑल ड्यू डिलिजेंस के बारे में बोल रहा है, 8 आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना चाहिए बिफोर गिविंग एनी ओपिनियन ऑन एनी मैटर व्हाटसोएवर। ऑडिटर तो ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन ही देता है ना भाई, ट्रू एंड फेयर है, एएस फॉलो हुआ है, आजकल तो बहुत सारा चीज पे उसको रिपोर्ट देना पड़ता है। और ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ही नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जहां जहां पर भी किसी भी तरह का अपना ओपिनियन या रिपोर्टिंग करता है, उस सब चीज को ये कवर करता है। इट्स नॉट ओनली इन द केसेस ऑफ ऑडिट। आप इवन मान लो कोई बैंक में पेपर फाइल हो रहा, आप उस पर कोई अपना बोलते हैं ना सीएसए सर्टिफिकेट लेके आओ। अभी जितना भी बिडिंग उडिंग होता है, टेंडर फेंडर होता है, सर्टिफिकेशन का काम होता है और सीए सर्टिफाई करता है, और वो सारे सर्टिफिकेट्स के पैसे मिलते हैं ऑडिटर को। बड़ी कंपनियां तो 50-50 हजार रुपए के सर्टिफिकेट का देती है, छोटी कंपनियां भी 4,000-5,000 रुपए का सर्टिफिकेट का पैसा मिलता है। और ये काम बहुत बहुत होता है। तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर जो करना चाहिए, वो करना है। नहीं करोगे तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर में आओगे। और ठीक है, सिंपल है टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, संपूर्णा सेन ने बोला सर पैरा 5 और पैरा 6 तो सेम ही है ना। आप बोल सकते हो, एक है मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना, एक है कोई ऐसी बात जो डिस्क्लोज की हुई नहीं है। मिस स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग चीज को रिपोर्ट करना। 5 और 6 का छोटा सा डिफरेंस संपूर्ण बता रहा हूं। 5 नंबर है समथिंग दैट इज नॉट डिस्क्लोज्ड शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड, और 6 नंबर है समथिंग दैट इज रॉन्ग जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए। तो 5 और 6 में बेसिक डिफरेंस वहीं पर है। अब जैसे आप शेड्यूल 3 पढ़ते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनना चाहिए। अब उसमें मान लीजिए आपने कोई चीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए, डिस्क्लोजर नहीं किया। मान लो इंटरेस्ट रेट का डिस्क्लोजर होना चाहिए,
आपने डिस्क्लोजर नहीं किया, कंपनी ने नहीं किया और आप सर्टिफिकेट, वो 5 नंबर में आएगा। और 6 नंबर में क्या हुआ, आपने मिस स्टेटमेंट किया। कोई सिक्योर्ड लोन था, आपने उसको अनसिक्योर्ड दिखाया, दैट इज ए मिस स्टेटमेंट। संपूर्ण समझ में आया बच्चा? गुड। 9 and 10 आर इजी। 9 में बोलता है फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू दी सर्कमस्टांसेस। 10 कहता है फेल्स टू कीप मनीज ऑफ हिज क्लाइंट, ये भी देखिए, फेल्स टू कीप मनीज of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in a separate banking account or to use such monies for the purpose for which they are intended. fails है ना, within a reasonable, हाँ ठीक है, fails वर्ड कॉमन है। कहने का मतलब है आपका फीस को जैसे यूज करना आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर कोई रुपया जिस तरीके से यूज करने दिया गया है वैसे अगर आप यूज नहीं करते हो तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। और टू यूज में वो फेल्स टू यूज होना चाहिए। हेलो, वो फेल्स उसके लिए भी कॉमन है। हमारे कहते हैं और टू यूज सच मनीज फॉर पर्पसेस फॉर विच दे आर इंटेंड। अच्छा ठीक है, नहीं फेल तो होना ही चाहिए ना रे। देख तो लास्ट वाले में फेल्स टू कीप मनीज ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस रेम्यूनरेशन और मनीज मेंट टू बी एक्सपेंडेड इन ए सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, एकदम ठीक है। वहां फेल होना चाहिए ना, वो फेल उसके लिए कॉमन तो नहीं लग रहा था। पहला वाला फेल ठीक है, दूसरा वाला में वहां फेल होना चाहिए, है ना, वहां लिख लो और फेल्स टू यूज। अब एक बार खाली हम चाहेंगे कि 5, 6, 7, 8 को चेक कर लो अच्छे से। 5 नंबर में है कोई भी मटेरियल फैक्ट जो आपको पता था आप उसको डिस्क्लोज नहीं किए जिसका डिस्क्लोजर जरूरी था। 6 नंबर में आपको कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी थी और आप उसको रिपोर्ट नहीं किए। 7 नंबर में आपने ड्यू डिलिजेंस, माने जो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में आपको करना चाहिए था, आपका कंडक्ट में आप नेग्लिजेंट थे, आपने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया। और 8 नंबर में आपने उतना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया जिससे जो आपको जरूरी था कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के पहले उतना इंफॉर्मेशन गैदर किए होते, वो आपने नहीं किया और अपना ओपिनियन आपने उस चीज पे दे दिया। ये 4 पॉइंट आपको आंसर शीट में हाईलाइट करना है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे। क्वेश्चन में ना 2 एस्पेक्ट रहते हैं, एक अकाउंटिंग वाला, एक आपकी जिम्मेदारी वाला। नहीं समझे बात को? तो अकाउंटिंग वाला तो सारा चीज हम एकदम प्यार से आपको सब कुछ बता देंगे। ये जो पॉइंट सबको हाईलाइट करके आपको लिखना है कि दिस आपको करना चाहिए था, दिस आपने नहीं किया तो आपके साथ ये हो सकता है, या आपने कुछ भी अभी कुछ बोला भी नहीं, आपको बोला सजेस्ट करो तो आप बोलेंगे ये जगह पे आपका ये जिम्मेदारी है, अगर आपने ये नहीं किया तो ये आपका मिसकॉन्डक्ट है। तो वो जो लिखने वाला पैटर्न है वो थोड़ी देर के बाद जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन ये समझ में आने लायक है। और यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना तो एक बार आपका ऑडिट वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। एंड ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ओके ठीक है इसका तो नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो हम वो आंसर सब करेंगे कैसे, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इट विल टेक 1 आवर, ठीक है, नो मोर देन दैट, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व में जो टाइम लग जाए। आगे मैं क्या बोला, एक आपको सिमिलर लगेगा ही, आप खाली थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो वर्ड्स का डिफरेंस पे फोकस कर लो।
fails to invite attention to any material departure from the generally accepted procedure of audit applicable to circumstance. मतलब मान लो कोई बंदा किसी तरह का कहीं पे कोई कंपनी ही कोई तरह का चेक कराता है अपना, उसमें आपको जिम्मेदारी दी, जैसे इंटरनल ऑडिट के केसेस में होता है, आपको जिम्मेदारी दिया कि भाई आप इसको चेक करो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तो वहां पे आपने बताया ही नहीं कि भाई ये चीज यहां पे रॉन्ग है. नेक्स्ट, पार्ट 2, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली. कोई भी अगर सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर है, उसका जनरल प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट कहां कहां हो सकता है, ये भी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट ही है. contravenes any provision of this act or regulations made thereunder or any guidelines issued by the council. नीचे देख साला कितना खतरनाक बात लिखा है. ए मेंबर shall be deemed of guilty of any misconduct and guilty by any civil criminal court. अच्छा, वो ठीक है, वो थोड़ा देर के बाद डिस्कस करते हैं. क्या लिखा देखा? contravenes any of the provisions of this act or the regulations made thereunder or any guidelines issued by the council. तो हमारा काउंसिल, हमारा इंस्टीट्यूट का एक काउंसिल है, मालूम ही होगा, वो अगर किसी भी तरह का गाइडलाइंस इशू करता है और हम उसको कंट्रावेन करते हैं तो भाई प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट में आते हैं. भले हम सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, जनरल मेंबर हैं तो भी आते हैं, सीए इन प्रैक्टिस है तो भी आते हैं. ये हर सीए के ऊपर एप्लीकेबल है कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करना चाहिए. आगे क्लॉज 2, बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ एनी कंपनी, फर्म और पर्सन discloses confidential information acquired in the course of his employment except as and when required by any law for the time being in force or except as permitted by the employer. सेम बात, ऊपर भी है, वो सीए इन प्रैक्टिस के लिए था और ये नॉर्मल एनी मेंबर के लिए है. क्लॉज 3 includes any information, statement, return or form to be submitted to the institute council or any of its committees, director, board of discipline, disciplinary committee, quality review board or appellate authority, any particulars knowing to him them to be false. इंस्टीट्यूट के सामने कोई भी बात, गलत इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है. मेरे अगेंस्ट में एक बार एक्शन हुआ था, मेरे अगेंस्ट में तो अभी तो बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, बट एक तो बात बोल रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में एक एक्शन हुआ था बहुत छोटा सा बात के ऊपर. ये 25 साल पुरानी बात है. हम लोग बच्चों के एग्जाम के फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, ठीक है, उस वक्त होता था. तो एक बच्चे का एग्जाम का फॉर्म मैंने साइन किया था. हुआ क्या था कि जिस वक्त मैंने फॉर्म साइन किया, बच्चे के बियर्ड था, मूछ दाढ़ी लगा करके फोटो खिंचाया था, वो उसी तरह से फॉर्म भर दिया था. जब वो एग्जाम देने गया तो वो पूरा क्लीन शेव होकर के गया. एग्जाम में जिसने, जो एग्जामिनर होते हैं, जो भी एग्जामिनर मतलब जो लोग इनविजिलेटर वगैरह होते हैं, उसने उसको बोला ये तुम नहीं हो जिसका फोटो है. सच बोल रहा हूं मैं, कोई चीज में कभी झूठ नहीं बोलता. तो उस इनविजिलेटर ने उसको बोला कि ये तुम नहीं हो. उसका एडमिट कार्ड से फोटो मिलाने का काम हुआ, एडमिट कार्ड में बियर्ड है और वो क्लीन शेवन है. उसको फिर वो बोला हम ही हैं, बोला नहीं हो तुम. तो उसको एग्जाम देने दिया गया, साइड में बिठा करके एग्जाम देने दिया गया. फिर उसके रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया गया और मेरे पास एक चिट्ठी आया कि आपके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट एक एक्शन ले रहा है कि आप आए, आप बताएं. इसका जब फॉर्म साइन किए थे तो ये आपके सामने था, क्योंकि वहां लिखा रहता है साइंड इन प्रेजेंस. वो उस वक्त तो था, अब क्या फॉर्म का तरीका है मेरे को नहीं मालूम. आजकल तो मैं साइन नहीं करता बच्चों के फॉर्म्स पे. उस इवेंट होने के बाद मैंने बहुत कम कर दिया. तो उसमें लिखा, फिर आया, फिर वो मेरे को बुलाया एक पर्टिकुलर ऑफिस में, एक सीए
कि ऑफिस में हमको बुलाया, जिसको बोला गया था आप इन्वेस्टिगेट करो। तो मैंने बोला हाँ। बोला आप वो लड़का वहां पे खड़ा हुआ था। तो बोला आप इसका फॉर्म साइन किए थे? हम बोले हाँ किए थे, हम तो बहुत सारे फॉर्म साइन करते हैं, मेरे पास तो बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे फॉर्म साइन होने आते हैं। तो बोला आप जब ये साइन किया था तो आपने इसको देखा था कि ये उसी का चेहरा है? हम बोले हाँ ये। बोला आप ये देखिए दोनों चेहरा एक ही आदमी का। हम बोले हाँ, हमको तो लग रहा है दोनों एक ही बच्चा का है। बोला लेकिन वहां इन्विजिलेटर को तो नहीं लगा। हम बोले सर आप देखिए आपको क्या लगता है? तो बोला नहीं मेरे को भी लग रहा है कि सेम ही बच्चा का है और ये वही बच्चा है। तो हम बोले सर मेरा और क्या जिम्मेदारी है? बोला नहीं ठीक है, अब आपके पास चिट्ठी चला जाएगा जो भी रिजल्ट हुआ। जानते हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले मेरे को बोला, जो मेरा वो कर रहा था, बोला ये पूरा कोर्ट प्रोसीडिंग के जैसा है। अगर किसी भी तरह का मिसकॉन्डक्ट पाया जाएगा तो आपका मेंबरशिप कुछ महीने के लिए सस्पेंड भी हो सकता है। हम बोले सर ठीक है। बाकी तो मेरे पास और कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दिस इज दिस। आइए आगे चलते हैं। क्लॉज 4 डिफल्केट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। इस पे तो क्या बात करें। और पार्ट 3 अदर मिसकॉन्डक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, जिसमें एक ही क्लॉज है जो नीचे लिखा हुआ है, देखो, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct if he is held guilty by any civil or criminal court for an offense which is punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months। ये अदर मिसकॉन्डक्ट में आता है। किसी को गाली दे दिए, थप्पड़ मार दिए, मर्डर कर दिए, अगर उसमें 6 महीना से ज्यादा की सजा है और आप गिल्टी माने गए हैं तो आपके अदर मिसकॉन्डक्ट में ही आता है। तो सर ये बताइए कि हमारा हाईलाइट पॉइंट्स क्या है। आपका हाईलाइट पॉइंट है क्लॉज 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए सर मेन पढ़ाई यहां पे है, वो तो ठीक है 5, 6, 7, 8 पे टिक लगा दिया। बहुत ही सिंपल बातें हैं। अगेन अगर आपको कोई 2 पैराग्राफ सिमिलर लगेगा तो आप वर्ड्स पे फोकस करिएगा। लॉ में ये प्रॉब्लम हमेशा है, ठीक है। देखिए अच्छा से बनाया हुआ है, कंप्लाइंग विथ कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कोड ऑफ कंडक्ट की कहानी चली गई, प्रिंसिपल क्या मिसकंडक्ट कैसे कैसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। अब आया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्टार्ट करूं। ए, इंटीग्रिटी। इसके ऊपर फिर अलग से एक्सप्लेनेशन भी नीचे है। ऊपर जो बात लिखा हुआ है उसी को नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम टिक लगा देंगे इसमें क्या क्या चीज पे हाईलाइट करना है एग्जाम में। इंटीग्रिटी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। ऑब्जेक्टिविटी, not to compromise professional or business judgments because of bias, conflict of interest or undue influence of others। अगर ऐसा करते हो तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, टू अटेन and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receives competent professional service based on current technical and professional standards and the relevant legislation। competent नहीं हैं आप अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट, to act diligently and in accordance with the applicable technical and professional standards।
confidentiality, to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional and business relationships. ये fundamental principles हैं, ये आपको करना चाहिए. You should be integral, you should be objective, you should be professionally competent, you should take due care, you should maintain the confidentiality, and you should be good in your professional behavior. ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है. देखिएगा जब क्वेश्चन बनेंगे तो इनके ऊपर कैसे हम हाईलाइट करेंगे. पैटर्न ऑफ राइटिंग जो है उसको आप एक बार फोकस कीजिएगा. ओके, यस यस, एकदम. हाँ, रेडी. कहां तक पढ़ लिए थे? कॉन्फिडेंशियलिटी. टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एज एक्वायर्ड as a result of your professional and business relationships. Professional behavior, to comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that chartered accountant knows or should know might discredit the profession. A CA shall comply with each of the fundamental principles. If you don't do that, professional misconduct के अंदर आपको माना जाएगा, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस फॉलो. ये जो स्टार लगाया हुआ था ना, क्लॉज 1 पार्ट 2, contravenes the guidelines issued by the council. हेलो, ऊपर देख, पार्ट 2 में जा, क्लॉज 1 में जा, स्टार लगा हुआ है ना. ये उसी के बारे में बाकी सारी बातें अब बोली जा रही है. ओके ओके बच्चा, इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और उतना बोरिंग भी नहीं लग रहा है जितना सोचे थे. हम तो सोचे थे कि बच्चे सुनेंगे ही नहीं. आइए, इंटीग्रिटी के सब्जेक्ट को अब अलग से डिस्कस किया गया. ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी which requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationships. A CA shall not knowingly be associated with reports, returns, communications or other information where the accountant believes that the information contains a materially false or misleading statement. अपने आप को उससे दूर कर लीजिए. Contains statement or information provided negligently or omits or obscures required information where such information या such omission or obscurity would be misleading. क्या बोला, फिर से बोल. हाँ, उधर का 5, 6, 7 से एकदम कनेक्टिंग है, एकदम कनेक्टिंग है. आगे, ऑब्जेक्टिविटी. A chartered accountant shall comply with the principle of objectivity, which requires an accountant not to compromise professional or business judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of others. नौकरी से निकाले जाने का खतरा, किसी भी तरह का बायसनेस. आगे, उसके चक्कर में आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को खत्म मत कर दीजिए. आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट की ऐसी तैसी मत करा दीजिएगा, नहीं तो हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मानेंगे. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स ए कंटिन्यूइंग अवेयरनेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स. मेरे अंदर तो एकदम भी नहीं है, एकदम भी नहीं है. इसीलिए हम कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं किया पिछले 15 साल से. आगे, maintaining professional competence requires continuing awareness and an understanding of relevant technical, professional and business developments. Continuing professional development enables a chartered accountant to develop and maintain the capabilities to perform competently within the professional environment. Diligence encompasses the responsibility to act in accordance with the requirements of an assignment carefully, thoroughly and on a timely basis. Easy है.
आपको लगेगा बार 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 यार एक ही तो बात लिख रहा है, ढंग से काम करना है, नहीं लगेगा बार बार। लेकिन एक्ट में तो सारा चीज स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहता है, गाइडलाइंस में तो सारी बातें लिख के देंगे ना वो लोग। कोरोना है तो बच के रहना है, लेकिन कितना चीज लिखा हुआ रहता था। यस और नो? तो आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि नहीं ये सब बातें कैसे, मैंने हम क्या क्या चीज है तो सेंटेंसेस अलग अलग ही ना, कोर में मीनिंग एक ही है। ऐसे भी तो मिसकॉन्डक्ट का कोर में तो मीनिंग वही है कि भाई कंडक्ट अच्छा नहीं था, लेकिन गाली दे दिए, थप्पड़ मार दिए, गोली मार दिए, सब कुछ हम लोग को तो लिखना पड़ेगा ही ना। आगे, इन कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, a CA shall take reasonable steps to ensure that those working in a professional capacity under the Accountants Authority have appropriate training and supervision. ये हो गया अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो इंस्टीट्यूट ने अपनी गाइडलाइंस इशू करी है, उसके हिसाब से आपको ये बिहेवियर आपका होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, बढ़िया है, एक बार रीडिंग हो गया तो कम से कम ऐसा फीलिंग तो हाँ ठीक ही है, नहीं क्या? A chartered accountant shall comply with the principles of confidentiality, which requires an accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स। और ये ना बहुत ही, सीए को ऑलमोस्ट सभी चीज मालूम चल जाता है जब आप किसी भी तरह का वो एंगेजमेंट रखता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे मान लो सिक्रेसी रहता है, प्राइसिंग का कुछ कहानी रहता है। अब जैसे मेरे ऑडिटर लोगों को सभी कुछ मालूम है मेरे बारे में, तो उस इंफॉर्मेशन को तो कॉन्फिडेंशियल रखेगा ना, वो लोग रखते भी हैं जो मेरे ऑडिटर लोग हैं, दे डोंट डाइवर्ट। बहुत सुंदर तरीके से उन लोगों का मैंने देखा कॉन्डक्ट जो है, यंग बच्चे लोग हैं लेकिन कॉन्डक्ट बहुत सुंदर है। मैं अपनी कंपनियों के जो ऑडिटर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है, अगर है और एक्शन हुआ तो जो भी इंस्टीट्यूट को लगेगा इंस्टीट्यूट वो एक्शन लेगा। हाँ वही, बाप रे बाप, इनसाइडर ट्रेडिंग तक जाएंगे तब तो सेबी भी आ जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से भी वो मिसकॉन्डक्ट है। जी का तो मर्जर कैंसिल हो गया, कल सुने कि नहीं? मेरी भी तकदीर देख, मेरा तकदीर कितना खराब है मेरा। नॉर्मली मैं जी का शेयर खरीदता नहीं हूं। सैटरडे को ट्रेडिंग खुला था, सैटरडे को मैं जी खरीदा जब एकदम छोटा था, मतलब तुम्हारी एज से 2 साल बड़ा था। उसके बाद जी में मेरे को नुकसान लगा, उसके बाद मैंने कभी जी नहीं खरीदा। मेरा वो दोस्त आया था, बहुत बहुत स्मार्ट वो लड़का, वो जी खरीद रहा था, तो मैंने बोला मैं भी खरीद लूं। बोला खरीद लीजिए सर, और मैंने खरीद लिया। शनिवार को मैंने खरीदा, मैं आपको दिखा दूंगा मेरा क्या नाम उसका, वो जो ओपन पोजीशन में है, मंडे को भी ओपन पोजीशन में ही है वो, और रिपोर्ट आ गया कि जी और सोनी का मर्जर कैंसिल हो गया। वो तो 10 मिलियन $100 मिलियन मिलेगा उसको, और क्या, $100 मिलियन का पेनल्टी है। $100 मिलियन मतलब $10 करोड़, $10 करोड़ मतलब 800 करोड़ रुपया मिलेगा। वो मिलेगा जी को 800 करोड़ रुपया, वो केस तो होगा ही, वो मैं जानता हूं। रिलायंस, अब रिलायंस ले लेगा इसको, या तो रिलायंस या अडानी। अडानी इसलिए ले लेगा कि एनडीटीवी को लिया, एनडीटीवी के पास कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। एनडीटीवी का बिजनेस चैनल बढ़िया है, न्यूज का चैनल है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रेडिटेड है, थोड़ा सा वो लेफ्ट विंगर टाइप का कहानी था। उसको अडानी लेने के बाद थोड़ा सा मिडिल में लाया है, बट मिडिल में लाया है अभी भी। अडानी चैनल के हाँ रिपब्लिक सब जानते हैं कि हाँ रिपब्लिक इज अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग चैनल एंड एनडीटीवी इज अ
स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग चैनल। लेकिन ये भी जरूरी है, बैलेंसिंग होते रहना चाहिए देश में, क्योंकि न्यूज को खाली न्यूज की तरह दिखा दोगे तो व्यूज नहीं मिलेंगे। लोगों को मसाला चाहिए वहां पे। लोग ऐसे हो गए हैं कि न्यूज को भी एंटरटेनमेंट की तरह ही देखने लगे हैं, नहीं, और व्यूज जो है वो आपको उसी तरह से दिखाना पड़ेगा कि आप मेजॉरिटी के साथ हैं, नहीं तो व्यूज नहीं मिलेंगे। टीआरपी जो स्टोरी है ना, टीआरपी का, वो बहुत ही डेंजरस स्टोरी है। बाप रे बाप, इस तरह के बिजनेसमैन लोग कैसे कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कितना बड़ा रिस्क है, किस तरह का मीडिया का स्टोरी हो गया है, खास करके सोशल मीडिया के आ जाने के बाद। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हो सकता है एनडीटीवी ले ले, मतलब अडानी ले ले, मतलब एनडीटीवी ले ले। वैल्यूएशन तो देखो रीजनेबल है, 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है जी का। अभी 2-3 सर्किट तो मारेगा नीचे आज से 9:15 बजे से, क्योंकि उसमें भी है ना, F&O में भी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी बैन चल रहा है। बैन में है मतलब जो 95% पोजीशन होना चाहिए था वो हो चुका है, तो सर्किट तो मारेगा 2-3 ठो। उसके बाद और रीजनेबल वैल्यूएशंस हो जाएंगे। LIC के पास 23% का स्टेक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास। LIC थोड़ा बहुत गिरेगा बट वो ठीक है। 6-7% स्टेक ICICI प्रूडेंशियल के पास भी है। अब ये लोग मिलके अगर कुछ कर लें, देख जी है तो देख मैमथ, मतलब जायंट तो है, देख बड़ा कंपनी तो है, चला नहीं पाए ये लोग, या अभी भी ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस में या उसमें नहीं है। कंपनी स्टिल रिपोर्टिंग EPS ठीक है, 1-2 क्वार्टर में लॉस होता है, 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट होता है, बट देन सेल्स आर ग्रोइंग, एवरीथिंग इज गुड। मैं जो रिजल्ट समझता हूं जितना, उसके हिसाब से मुझे बहुत खराब नहीं लगा दाम के हिसाब से, तभी मैंने लिया भी, बट फिर भी मेरे को नहीं लेना चाहिए था। एंड ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आने वाला है मेरे को पता भी नहीं था, नहीं तो न्यूज बेस्ड स्टॉक नहीं लेने में ही फायदा है। न्यूज तुम्हारे फेवर में आएगा कि अगेंस्ट में आएगा कैसे मालूम तो ज्यादा नहीं लिया, बट फिर भी। हाँ, सोनी compete कर पा रहा है ना, सोनी वो क्या, सोनी लाइव ना, क्या सोनी लिव ना, एक तो क्या है OTT में, इसका भी तो जी का है ना, क्या एक तो G5 ना, क्या G4, नहीं इसका है OTT G5 या G4 बोल के, अभी अच्छा कर रहा है, अच्छे सीरीज लॉन्च किया है। मैं तो देखा, अभी मैं सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ हूं, मेरे दोस्तों ने ही बोला ये लीजिए। मैं तो ज्यादा OTT देखता नहीं, 1-2 कभी कहीं देख लिया तो देख लिया, बट फॉरगेट दैट एपिसोड। अभी जो मैं बोल रहा था, तो LIC ICICI ये लोग अगर मिल के वो गोयनका को अगर हटा देते हैं, बिकॉज गोयनका के पास 4-5% स्टेक है, सारा वो लोग प्लेज करके लोन लिया था और प्लेज संभाल नहीं पाया। तो जो जी का जो गोयनका था ना, गोयनका वाले लोग हैं ना, लोग लक्ष्मणगढ़ के लोग हैं, राजस्थान में जो लक्ष्मणगढ़ है वहां का ये लोग है। तो सुभाष गोयनका ने जब कंपनी बनाई थी सबसे पहले GTV बोल करके, हम कितने साल के होंगे, पहली बार जब ये सब लॉन्च हुआ ना, प्रोग्राम सब अच्छा, प्रोग्राम सबका स्टैंडर्ड प्रोग्राम सब, पैसा वाला प्रोग्राम सब जब लॉन्च हुआ, छोटे थे हम, 11th-12th BCom में पढ़ते होंगे, उस समय तो जी का फिनोमिनल ग्रोथ था, फिनोमिनल। तो अब प्रॉब्लम है कंपीट नहीं कर पाना वगैरह, जो भी कुछ का प्रॉब्लम है, बट स्टिल जो लाइब्रेरी है, जितना चीज है उनके पास, वो इनफ है एक बायर के लिए, माने असेट सफिशिएंट है, बना बनाया बिजनेस है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ, क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है, और रीजनेबल दाम है। सबसे बड़ा बात है कि ओवर वैल्यूड भी नहीं है, और अभी मार कटेगा तो
और डिसेंटली वैल्यूड हो जाएगा अगर ये मारपीट हुआ। भाई रिलायंस से बचने के लिए तो सोनी के पास वो गया, नहीं तो सोनी के साथ मर्जर करने का क्या है। पुनीत गोयनका को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। 4% स्टेक के साथ आप इस तरह से दादागिरी नहीं दिखा सकते। अब कंपलसरी हो जाएगा, अब रिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी आए बोर्ड तो चेंज करेगा ही। नहीं, हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि देखो इस तरह से किस तरह से मारपीट होती है कॉर्पोरेट्स में। एक लाइव केस हम लोगों के सामने आएगा ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बीच बीच में, जैसे अभी डिस्कस किए एक तो डिसेंट टाइप से। और रिलायंस का क्या इंटरेस्ट है कि रिलायंस अभी मीडिया में जबरदस्त टाइप से आ रहा है। हाँ, जियो सिनेमा में ऐड कर देगा। और रिलायंस के पास क्या नाम उसका, वो बिजनेस चैनल्स हैं, ये जो पूरा CNBC वगैरह है रिलायंस ही तो ओन करता है। अरे पूरा CNBC भाई, TV18 नेटवर्क, CNBC सब रिलायंस की कंपनियां हैं। हमको नहीं मालूम, रिपब्लिक टीवी में तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं, क्योंकि वो तो चंद्रशेखर का, उसमें उसका है ना, राजीव चंद्रशेखर का, जो MP है बीजेपी का। अभी छोड़िए। मैं खाली ये बताया कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, एक तो हिंदी में कहावत है। सैटरडे को ही परचेज किया है और ऐसा गंदा सा न्यूज आ गया, तो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात निकली, ठीक है। तो मेरे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं था, बिकॉज सोनी शायद जापान की कंपनी है ना, जापान में ही बोर्ड मीटिंग हुआ और जापान में से ही ये इंफॉर्मेशन आया, तो मेरे पास जापान वाला इंफॉर्मेशन नहीं था। ओके, हाँ सोनी बहुत बड़ी। चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा और दूसरा इंटरेस्ट का बात कर लिए हम लोग, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बातचीत निकला तब गया वहां पर। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर व्हेन प्रोमोटिंग हिमसेल्फ एंड हिज वर्क, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट ब्रिंग द प्रोफेशन इनटू disrepute. A CA is required to conduct his affairs in a manner that he remains outside the boundaries of professional and other misconduct. वही मैं बोला, साला outside the boundary लिख रहा है, मिसकंडक्ट की बाउंड्री के बाहर रहना चाहिए। A chartered accountant shall be honest and truthful. आगे अब आया देख कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये सब तो था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। अभी भी सिमिलर टाइप का बात करेगा, बट देन दीज आर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे अकाउंट्स में भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय आपको ये फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़ाया भी जाएगा। मतलब मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक असेट लायबिलिटी इन सबका बेसिक आइडिया। तो वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेसिकली क्या करना चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में है। धन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी जब बताया जाएगा ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आजू बाजू में रख के ही बताया जाएगा। डन। तो क्या क्या 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, एक बार फिर से देख लो। You must be integral, that is straightforward and honest. You must be objective, should not be run by your bias or conflict of interest. You should be professionally competent and you should take due care. You should maintain confidentiality and basic professional behavior आपके पास होना चाहिए। अब आइए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ बोल बेटा। नहीं, वैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रोफेशनल बिहेवियर लगना चाहिए। ये इट्स नॉट अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। प्रमोटिंग का मतलब यहां पे उस तरह से प्रमोटिंग नहीं है। कोई भी बातचीत जहां पे आप अपने बारे में बताते हैं सामने वाले को, भाई अपने CA फर्म के बारे में तो बताएंगे ना, ऑडिट का एंगेजमेंट जब भी होगा या कोई भी चीज का एंगेजमेंट होगा, मान लीजिए मीटिंग ही करने गए, उस लिहाज से ये लिखा हुआ है।
ऐसे सीए ऐड थोड़ी दे सकता टीवी टावा में। ये सब है उसमें, वो आप ऑडिट वाले में पढ़ोगे ना, वहां पे है। आइए, द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल अप्लाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड एड्रेस थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देखिए कितना सुंदर बात है। अगर आपको लगा कि किसी भी तरह का थ्रेट है आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का, तो उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो, उन थ्रेट्स को नेगेट करने की कोशिश करो, और वो थ्रेट के कारण जो आपका रिपोर्ट है वो, जिसको बोलते हैं ना कि थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आ जाओ। जब आपको लगे कि नहीं ये आ ही नहीं सकता, तो आप डिजोन कर दो कि नहीं मेरे को नहीं करना। नहीं समझे? बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड आइडेंटिफाई द थ्रेट, you should evaluate the threat and you should address the threat. अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई नहीं कर पाओगे अगर इस चीज का आपको डर सामने आया है। तो आप उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करो, भाई साहब क्या थ्रेट है, उसको इवैल्यूएट करो, उसको एड्रेस करो। एड्रेस करने का मतलब उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आओ। आगे, व्हेन अप्लाइंग द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल एक्सरसाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट, shall remain alert to the new information and to the changes in the facts and circumstances, use reasonable and एक सेकेंड, अब तो राम आ गए यार, इसको हटाओ, राम आएंगे आएंगे, है ना। क्या लिखा? यूज रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। ये बहुत सुंदर लगा मेरे को जब मैं पढ़ रहा था इसको, ये वाला बात, यूज द रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। आपको मालूम है ये क्या? मैं बताऊंगा, देखिएगा, बताऊंगा, आप देखिएगा। नहीं नहीं नहीं, अलग चीज है, सुंदर चीज है, और इंस्टीट्यूट ने ये लिख रखा है, हमको अच्छा लगा। आइए सुनते हैं पहले। एक्सरसाइज द प्रोफेशन, ये थी सिंपल है, रिमेन अलर्ट फॉर न्यू इंफॉर्मेशन एंड टू चेंजेस इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पैरा लिख के नहीं दिया, ए और ये सी बोल दो, उस पर लिख के दिया है। एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट involves the application of relevant training, professional knowledge, skill and experience commensurate with the facts and circumstances, including the nature and scope of the particular professional activities and the interest and relationships involved. In relation to undertaking professional activities, the exercise of professional judgment is required when a CA applies the conceptual framework in order to make informed decisions about the courses of actions available and to determine whether such decisions are appropriate to the circumstances. Simple बात है। तो जजमेंट तो देखो, अब डॉक्टर ही है, आप स्टूडेंट हो, आप जब एग्जाम में कुछ लिखने जाते हो तो अगर कोई चीज एकदम क्लियरली मालूम है तो आप लिख देते हो, लेकिन अगर कुछ चीज एकदम क्लियरली नहीं मालूम कि इसका आंसर क्या है तो आप जजमेंट के बेस पे तो आंसर करते हो। तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बोला जा रहा है कि भाई प्रोफेशनल जजमेंट का एक्सरसाइज करना है। बीइंग ए प्रोफेशनल, आपका जजमेंट कैसा होना चाहिए वैसा ही करो। ये देखिए, रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। ये क्या है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी चीज के ऊपर एक डिसीजन लेता है, जजमेंट लेता है, तो एक रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट के बारे में इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है, आप अपना एक जजमेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को जो अनरिलेटेड है, बाहर है, आप उसको बुला करके डिस्कस करिए ना कि ये सिचुएशन है, नहीं समझे, और उसको पूरा इंफॉर्मेशन रहे। प्लीज कॉन्फिडेंशियलिटी तक मत जाइएगा, नहीं समझे बात को, वहां तक मत जाइएगा। सुंदर कि वो इस सिलसिले में कैसा सोचता, आप भी वैसा ही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, तो इससे आपका जजमेंट का वो हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा कि आप बायस तो नहीं है, नहीं समझे। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, मेरे को अच्छा लगा
कि हम लोग कई बार नहीं बोलते, कंफर्मेशन ले लो यार वहां से। हाँ, तो थर्ड पार्टी एकदम 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 इस चीज को मैंने कहा नोटिस किया, मैं आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं बोल रहा हूं, मेडिकल फील्ड में। जैसे मान लो मेरे फादर बीमार हैं या कोई बीमार है घर में, तो इस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसमें इमोशनल कोसेंट आ ही जाएगा। कलकत्ते में इलाज कराना चाहिए, उस डॉक्टर से कराना चाहिए, ऑपरेट कराना चाहिए, मेडिसिन पे रखना चाहिए, होम्योपैथी में जाना चाहिए, एलियोपैथी में जाना चाहिए। नहीं समझे? इमरजेंसी सिचुएशन कैसी है, क्या नहीं है। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं जो इन्फॉर्म्ड है, नॉलेजेबल है, और आप जो सोचते हैं वो भी वही सोच रहा है, देन इट्स कूल, गुड। लिखता है, देखो पढ़ता हूं मैं। द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट इज a consideration by CA about whether the same conclusions would likely be reached by another party. देख, अगर ऐसा है then it's fine. Such consideration is made from the perspective of a reasonable and informed third party who weighs all the relevant facts and circumstances that the accountant knows or could reasonably be expected to know at the time of conclusions are made. The reasonable and informed third party does not need to be an accountant, but would possess the relevant knowledge and experience to understand and evaluate the appropriateness of accountant's conclusion in an impartial manner. मेडिकल फील्ड में बहुत सीरियसली यूज करता हूं मैं, आप लोग भी यूज कीजिएगा। और इसके बारे में मेरा एक और छोटा सा एक्सपीरियंस, अब मेरे को 51 साल हो गया जिंदगी जीते जीते, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो मुझे बच्चों को बोलना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। एक एक्सपीरियंस है मेरा कि कोई भी डिसीजन पे, कोई भी एनीथिंग दैट इज टू गुड टू बिलीव, कोई ऑफर मिला तुमको, अचानक से तुमको लगा कि ये यार बहुत ही सुंदर है यार, टू गुड टू बिलीव, ये तो हो ही नहीं सकता, और तुमको अगर इमीडिएट एक्सेप्ट करना है तो मना कर दो। एनीथिंग दैट इज टू गुड टू बिलीव, 24 घंटा अपने आप को टाइम देना। मैंने हम लोग को, मेरा ये देखना, मेरा ये बोलना है उस पर, मेरा ये टेक है कि हमारा एक्सपीरियंस है, एनीथिंग दैट इज टू गुड टू बिलीव इज ऑलवेज गोइंग टू बी लॉस मेकिंग। और इसका कारण है कि सामने वाला बंदा जो आपको ये ऑफर दे रहा है वो प्रॉपरली सोच विचार करके आया है, उसने कई दिन इसके ऊपर थॉट दिए होंगे, और तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर है कि तुम उसको इमीडिएट एक्सेप्ट करो, तो तुमको तुरंत एक एक्सक्यूज लेना है कि कल बताएंगे, आज हम बिजी हैं। तुम सुन तो लिए हो उसकी सारी बातों को, उसको तुरंत जवाब मत दो, भाई बहुत बिजी हैं, इमरजेंसी आ गया मेडिकल। और इस बहाने से, जैसे हमारे पास तो क्या था, जब तक पापा मम्मी जिंदा थे तो मैं ये बहाना लेता था, पापा मम्मी से पूछ के बोलेंगे। नहीं समझे? तो कई लोग हंसी भी उड़ाते थे कि यार ये पापा मम्मी से पूछ के तुम कौन सा फिनेंशियल डिसीजन लेता होगा यार, नहीं समझे? लेकिन हम लोगों के पास तो टालने का एक मौका मिल गया ना, बिकॉज दुनिया में खाली थोड़ी सीए पास करना सब कुछ है, लाइफ का तो टेस्ट उसके बाद स्टार्ट होगा। वहां पे ये वाली चीज को फॉलो करना कि 24 घंटा उसको दे दो, उस थॉट को। 24 घंटा के बाद फिर आपको अगर लगे, आपने प्रॉस कॉन्स जज कर लिया, उसके बाद आप हाँ बोल दो ना, हम मना नहीं करेंगे। बट सामने वाला सोच के आया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और तुम्हारे पास सोचने का मौका नहीं है, तुमसे वो कमिटमेंट तुरंत मांग रहा है। झोल होने का चांस है कि नहीं है? झोल ही है। क्लियर? आइए आगे पढ़ते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने पे आ गए हैं। अरे आप क्यों सोच रहे हो, आप उसके बारे में बता रहे हो? आप थर्ड पार्टी टेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन दो ना रे बाबा, उस कंपनी का बात है, ऐसा साला खोल खाल के क्यों रख दोगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है।
जब भी आप कोई जजमेंट पे पहुंचते हो, हमेशा तो हर जजमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट जहां जहां पर भी होता है एक थर्ड पार्टी, और आपने तो खुद ही थर्ड पार्टी बन के सोच लो ना कि हम अगर यहां पे नहीं होते, एक थर्ड पार्टी बन के अगर मैं सोचता तो मैं कैसे सोचता, इंडिपेंडेंट होके सोचता, मान लो किसी दूसरे आदमी पे मैं सोचता तो मैं कैसा सोचता। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचो कॉन्फिडेंशियलिटी में, तो यार बहुत कुछ और भी तो बताना पड़ेगा ना, इस कंपनी का है, ऐसा डेटा है, आप उसको बना नहीं सकते क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप थोड़ा सा मैनिपुलेट तो इंफॉर्मेशन को कर ही सकते हो। फिर से मैं बोला कि अगर आइडिया लग जाएगा तो मत शेयर करो, मत करो थर्ड पार्टी टेस्ट, जजमेंट में निकलो आगे। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ध्यान में रख के करना है थर्ड पार्टी टेस्ट, प्लीज। अब आइए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, जो जॉब में रहते हैं, सीए हैं और जॉब में हैं, उनके ऊपर किस किस तरह का इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस बनाया है, ठीक है, वो हम लोगों को पढ़ना है। स्टार्ट करूं? गुड। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट अलाउ conflict of interest to compromise professional or business judgment. A. Conflict identification. A CA shall take reasonable steps to identify the circumstances that might create a conflict of interest and therefore a threat to compliance with one or more of the fundamental principles. Threats created by conflict of interest. In general, the more direct the connection between the professional activity and the matter on which the parties' interest conflict, the more likely the level of threat is not at an acceptable level. C. Disclosure and consent. It is generally necessary to disclose the nature of conflict of interest and how any threats created were addressed to the relevant parties, including to the appropriate levels within the employing organization affected by the conflict. Obtain consent from the relevant parties for the CA to undertake professional activity when safeguards are applied to address the threat. समझ में आया ना क्या बोलने की कोशिश है? गुड। इसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही है, या मान लो तुमको जॉब पे रखा गया और तुम्हारी सैलरी है और तुम्हारी सैलरी कोई परफॉर्मेंस पे है और मार्जिन पे है कि भाई अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ से ऊपर हुआ तो तुमको 3% ऑफ द प्रॉफिट रेम्यूनरेशन में मिलेगा। अब तुमको P&L बनाना भी पड़ा। अब तुमको P&L बनाना है और नेक नेक पे स्टोरी है, 99, 98, 97 करोड़ तक की प्रॉफिट आ रही है। थोड़ा सा घाला मेली इधर उधर कर दें तो 102 करोड़ पहुंच जाएगी। अरे सॉलिड वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? सॉलिड वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है और तुम्हारा इकोनॉमिक गेन क्या है। तो इन सब थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, नहीं समझे? उन थ्रेट को पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, उससे क्या थ्रेट आ रहा है वो देखना, उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आना। तो वहां पे आपको नहीं उस इंड्यूसमेंट पे जाना है या उस लेवल पे नहीं जाना है, ये आपको करने बोल रहा है। आगे हाँ क्यों नहीं, जॉब में हूं मैं। अब मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं जो काम में हैं, उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से सभी कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। ईसोप तो परफॉर्मेंस बेस्ड ही मिलता है, कंडीशन फुलफिल करो ईसोप मिलेगा, सब तो सीए हैं।
प्रैक्टिस में नहीं, प्रैक्टिस वालों को तो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, भैया प्रॉफिट बेस्ड रेम्यूनरेशन क्यों मिलेगा आपको? चलें आगे। गुड। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी आप इंफॉर्मेशन का प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? ये गाइडलाइंस है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एक सीए का गाइडलाइंस है। While preparing या when preparing or presenting information, a CA shall prepare or present the information in accordance with the relevant reporting framework where applicable. Prepare or present the information in a manner that is intended neither to mislead nor to influence contractual or regulatory outcome inappropriately. अब contractual outcome में क्या होता है कि जैसे मान लो बैंक में कोई पेपर देना है लोन का, साथ में कोई फिनेंशियल देने, तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा बना दो जो वो प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाए, कॉस्ट डिफ्लेट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, सो दैट आपको एक लोन मिल जाए, सो दैट आपको एक टेंडर मिल जाए। गवर्नमेंट में टेंडर आप डाल रहे हो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे करके, उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है टाटिया कंस्ट्रक्शन में, टाटिया कंस्ट्रक्शन को बैंक से लोन लेना है, तो इंस्टीट्यूट क्यों परेशान हो रहा है? अरे इंस्टीट्यूट इसलिए परेशान हो रहा है कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इंस्टीट्यूट का मेंबर है, तो इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट कर रहा है वो। बोलो हाँ। एक्सरसाइज प्रोफेशनल, ये हो गया ना अभी, एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज, क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन ए टाइमली एंड प्रॉपर मैनर। सिंपल बातें हैं, नो आर्ग्यूमेंट टू मेक। जहां जहां इंटरेस्टिंग था, मेरे से कहानी बन रही थी तो मैंने आपको कहानी सुना करके एक्सप्लेन किया। नॉट ओमिट एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ रेंडरिंग द इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग और इन्फ्लुएंसिंग कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स इनअप्रोप्रिएटली। रोमन 1, यूज ऑफ डिस्क्रिशन इन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर कहीं डिस्क्रिशन यूज करना पड़े तो केयरफुली यूज करो। डिस्क्रिशन तो समझती हो? Preparing or presenting information might require the exercise of discretion in making professional judgment. The CA shall not exercise such discretion with the intent of misleading others or influencing contractual or regulatory outcomes inappropriately. B. Relying on work of others. Carefully rely करना, आंख मूंद के नहीं। A CA who intends to rely on the work of others, either internal or external to the employing organization, shall exercise professional judgment to determine what steps to take, if any, in order to fulfill the responsibilities. आंख मूंद की रिलाई मत करो, जजमेंट ले लो, किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं करना है, केयरफुली। थर्ड, बोल बेटा। नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट और डिस्क्रिशन में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन कहीं पे तुमको डिस्क्रिशन लेना है, माने डेटा को प्रेजेंट करने का डिस्क्रिशन तुमको लेना है। कोई रिपोर्ट बनाते समय इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो डिस्क्रिशन तुमको लेना है, माने तुमको वो डिसीजन लेना है। और ये तुमको बोला जा रहा है कोई भी चीज को लेकर के आप जजमेंट ले रहे हो, माने ऐसे बेसिकली दोनों सेम ही बात है। यहां पर भी इसलिए देखिए आप सेम ही टाइप का बात लिखा हुआ है कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जो माने जिसके कारण आप फायदा उठाएंगे। आगे, एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और माइट बी मिसलीडिंग व्हेन CA knows or has reason to believe that the information with which the accountant is associated is misleading, the accountant shall take
appropriate actions to seek to resolve the matter. अब यही वाला बात है, मान लीजिए डायरेक्टर लोगों ने लोन एप्लीकेशन में बहुत सारा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया है और सीए को ये मालूम है और सीए को बोला गया तुम चुप रहो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है, ऑडिटर को पहुंचाया जाए, डायरेक्टर तक बातें पहुंचाई जाए। हाँ, आप कुछ भी करिए, आप करिए, लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। लेकिन आपको तो एग्जाम में वही लिखना है कि हाँ ये करना है। आगे, एक्टिंग विथ सफिशिएंट एक्सपर्टीज। A CA shall not intentionally or mislead an employing organization as to the level of expertise or experience possessed. If a threat to compliance with the principle of professional competence and due care cannot be addressed, a CA shall determine whether to decline to perform the duties in question. Yes, he should. If the accountant determines that declining is appropriate, the accountant shall communicate the reasons. अच्छी बातें हैं ये, सुंदर, सिंपल। Financial interest, compensation and incentives linked to financial reporting and decision making. अभी बात भी कर रहा था मैं। A chartered accountant shall not manipulate information or use confidential information for personal gain or for the financial gain of others known to him. Known to him लिखा हुआ नहीं, बट known to him को ही आप financial gain पहुंचाओगे। Inducements including gifts and hospitality. An inducement माने घूस टाइप का कहानियां। An inducement is an object, situation or action that is used as a means to influence another individual's behavior, but not necessarily with an intent to improperly influence that individual's behavior. 100% it is necessarily for that. But ठीक है, इंस्टीट्यूट तो अपना बात लिख करके देगा। आगे, inducements can range from minor acts of hospitality between business colleagues to acts that result in non-compliance with laws and regulations. गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बस सब चीज में होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेपर फाइल कर रहे हो, मेक माई ट्रिप का टिकट भेज दिए 4 ठो, घूम करके आ जाइए बैंकॉक। कहां नहीं होता है? तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जॉब में हैं, तो आपको बोला जा रहा है देखो ये सब में ध्यान देना है तुमको। आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विथ लॉज रेगुलेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ लिस्टेड एंटिटीज। सेबी वेबी विसल ब्लोइंग का मेन एग्जांपल यहीं पे है। A chartered accountant might encounter or be made aware of non-compliance or suspected non-compliance in the course of carrying his professional activities. Non-compliance with laws, regulations comprises acts or omissions or commission, intentional or unintentional, which is contrary to the prevailing laws and regulations. तो सर करना क्या है? कहानी जिस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाकर के आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, आपको देनी है। प्रेशर टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहुंच गए ना हम लोग? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट अलाउ प्रेशर फ्रॉम अदर्स टू रिजल्ट इन ए ब्रीच ऑफ कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल वही 5: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। आगे, a chartered accountant shall not place pressure on others that the accountant knows or has the reasons to believe would result in the other individuals breaching the fundamental principles. खुद नहीं ब्रीच कर रहे हो पर दूसरे को प्रेशर डाल रहे हो कि वो ब्रीच करे, वो भी गलत है। सो बुक में ना बेटा बहुत सारा और भी बात लिखा हुआ था, हम उसमें से करटेल करके मुझे जितना चीज इंपॉर्टेंट लगा
उसको यहां पे ला करके मैंने रखा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया और हम लोग समझे भी कि ओके इंस्टीट्यूट हम लोगों से इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए टोटल मिला करके आप पहुंच गए वहां तक, पेज 220 में जाइए। इसमें टोटल मिला करके 10 क्वेश्चन है और उसमें एक क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, देखो बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। हाँ, माने इश्यूज थोड़े से अलग हैं बट ठीक है, एकदम सिमिलर है। डेटा सिमिलर है लेकिन इश्यूज अलग हैं, डिस्कस कर लेंगे। तो सर अभी क्या करना है? अभी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, आंसर्स लिखने का पैटर्न डिस्कस करना है। ठीक है, पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस हैं आए हैं। इंस्टीट्यूट किस तरह से इनके आंसर्स को राइट डाउन किया है उसको हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, एक दो पहले लिख करके देखते हैं, उसके बाद अगर हम लोग को लगेगा कि ठीक है सर, और हम लोग लिख करके देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे कैसे लिखाया उसको पढ़ के देखते हैं। अगर लगेगा नहीं सर पढ़ के ही हो जाएगा तो हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ेंगे एक एक चीज को, कि देखो इस चीज को हाईलाइट किया, ऐसे हाईलाइट किया, ऐसे हाईलाइट किया, वैसे हम लोगों को करना। और अगर हम लोग को लगेगा नहीं सर 10 के 10 क्वेश्चन लिख के बनाते हैं तो हम लोग लिख के बना लेंगे, एक दो क्लास लगेगा, लग जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, काफी देर हो गया, नया फाइल बनेगा। ठीक है।